Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel, Math Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 12th first unit, the solution topic, and we will cover this unit into parts, and this is the 6th lecture of this unit. In this previous lecture, we have covered the qualitative properties, the lowering in vapor pressure, the relative lowering in vapor pressure, and the elevation of boiling point. And today's session, we will discuss about the rest of this topic, the freezing point and the osmotic pressure. Okay. Before starting today's topic, let's have a quick recap on previous lecture. Qualitative property के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखे कि properties of a solution which depends on only their number of the solute, not their nature, right? Then हमने देखा था कि lowering in vapor pressure, जहां पर vapor pressure नॉर्मली सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों पार्टिकल्स की इन्वॉल्वमेंट से वेपराइज हो रही थे, पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम वोलेटाइल सॉल्वेंट पर इन्वॉल्व करते सो उसका जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, अगर इंक्रीज करते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की कोई सॉल्यूशन में सो वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ये इनवर्सिबली प्रोपोर्शनेट है, राइट. फिर हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डिराइव किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो XB इज इक्वल टू P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A, राइट. देन हमने देखा था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 atm, राइट. यहाँ पर एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है जहां पे आप देख सकते हो कि ऊपर की जो ग्राफ है ये प्योर सॉल्वेंट की है और नीचे की जो ग्राफ है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन यानी कि इम्प्योर जो सॉल्यूशन है उसके लिए है. सो 1 atm वेपर प्रेशर से जब ये प्योर सॉल्वेंट इंटरसेक्ट करता है देन वो सॉल्वेंट बॉयल करना स्टार्ट करता है इन सिंपल लैंग्वेज, राइट. सो ग्राफ में अगर हम इसको प्लॉट करते हैं सो जहां पर इंटरसेक्ट किया है एंड एक्स एक्सिस पर अगर हम सीधा चलते हैं तो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट आता है जो डेल TB0 यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, राइट. देन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए जहां पर 1 atm वेपर प्रेशर इंटरसेक्ट करता है यानी कि वेपर प्रेशर इंक्रीज करते करते जब 1 atm तक पहुंच जाता है किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए तब वो सॉल्यूशन बॉयल करना स्टार्ट करता है. गॉट इट. सो 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर. सो एक्स पॉइंट पर TB के एनोट किया गया है. सो डेल TB जो TB0 एंड TB की डिफरेंस है, सो डेल TB ही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि चेंजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्योर सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन की. सो एक्सपेरिमेंटली एक थ्योरी आई है जैसे आप देख सकते हो कि डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द मोलालिटी एंड मोलालिटी क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. Colligative properties depending on what? The number of the molecules or the moles, not their nature. So, number of moles of non-volatile solute divided by mass of the solvent in kg. So, यहाँ पर directly proportionate क्या है? Number of the moles of the non-volatile solute. So, del TB यानी कि elevation of boiling point directly proportionate to the number of the moles of non-volatile solute. So, ये colligative properties को satisfy कर रहा है. इसीलिए ये elevation of boiling point एक colligative property है. राइट. सो फिर हमने देखा अगर इसको रिमूव करते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को सो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जो Kb है एंड Kb ही है जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि गिबलियोस्कोपिक कांस्टेंट. एंड इसका यूनिट जो हम इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं वो है केल्विन इनटू kg पर मोल. टेम्परेचर के हिसाब से है इसलिए हम यहाँ पर केल्विन को कंसिडर करें, नॉट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. बस केल्विन को ही लेना है. अगर सेंटीग्रेड पर दिया गया है तो हमें केल्विन पर उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट करना है, ठीक है. देन केबी की डेफिनेशन कैसे डिराइव हो सकती है? बहुत ही सिंपल है. डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू m, राइट. m एक फैक्टर है, अगर m इक्वल टू 1 हो जाए तो डेल TB इज इक्वल टू KB हो जाता है, राइट. सो मोलालिटी क्या है? मोलालिटी नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, राइट. सो मोलालिटी को अगर हम 1 कर देते हैं यानी कि 1 moles of non volatile solid dissolved in 1
kg 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में 1 kg 1 मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर डिसॉल्व होती है, सो मोलालिटी इज इक्वल टू 1. सो इवलिस की कांस्टेंट क्या है? when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent. So definition यही है कि उस टेम्परेचर जहां पर the boiling point of solvent increases when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent. Right? ये सारे थिंग्स हम पिछले लेक्चर पर कवर कर चुके हैं. So आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है. So similarly जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उसी से लगभग सिमिलर है. सो आपके लिए ये बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी. सो शुरू करते हैं आज के वीडियो. सो स्टूडेंट्स, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग से क्या पता चलता है कि कुछ फ्रीज हो रही है, राइट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम इलैबोरेटली समझेंगे. पहले हम एक ग्राफ को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से चीजें समझने ज्यादा इजी हो जाती है. सो पिछले पॉइंट की तरह ही हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे टेम्परेचर को, क्योंकि इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग इन एटीएम यानी कि प्रेशर, तभी पिछले लेक्चर पर जैसे हमने देखा कि बॉयल करना स्टार्ट कर रहे थे कोई सब्सटेंस, वैसे ही यहाँ पर सब्लिमेशन यानी कि कोई सॉलिड पार्टिकल्स सब्लिमेट जब कर रहा है, फिर उसी पॉइंट को हमें देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट की क्या चेंजेस हो रही है. ठीक है. सो वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे हम वेपर प्रेशर. अब देखो, जो प्योर सॉल्वेंट की वेपर होने की जो टेंडेंसी था, ठीक है, वो एकदम प्योर था, यानी कि उसमें किसी और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि कोई हिंड्रेंस ही नहीं है वहां पर. सो इसीलिए कंप्लीटली जो प्योर फॉर्म से सॉल्वेंट की वेपर होने की टेंडेंसी है एकदम 100% है. सो इसीलिए ऊपर के साइड स्टे करेगा. ठीक है. एंड वहीं पर नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर हम डिसॉल्व करते हैं, सो हमने देखा था कि उसका जो डिक्रीज हो रही है वेपर फॉर्मेशन में, वो डिक्रीज हुई है. स्टीपर क्यों है? क्योंकि हम प्योर सॉल्वेंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं. एंड अभी हम सॉलिड को देखेंगे, क्योंकि सॉलिड की भी तो कुछ मॉलिक्यूल, सॉलिड भी तो सब्लिमेट होती है, वो तो डायरेक्टली वेपराइज होती है. सॉलिड से भी सब्लिमेशन की तरह वेपर में कन्वर्ट हो सकता है. सो ये है सॉलिड सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर. सो यहां पर हम लिख देते प्योर सॉल्वेंट. सो ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है. एंड यहाँ पर नीचे वाला जो ग्राफ है ये सॉल्यूशन के लिए फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड. सो नॉन वोलेटाइल लिक्विड. ओके. एंड अब देखो कि जो सॉलिड है, प्योर सॉल्वेंट की जो सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, वो डायरेक्टली स्टीपर है. सो अगर हम इसे इस साइड पर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक इंटरसेक्शन हुई है. तो इंटरसेक्शन को अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर डायरेक्टली लेकर आए तो एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है. सो ये है T0F, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है. एंड वहीं पर अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर पीछे की तरफ लेकर आते हैं तो अब देखोगे कि ये भी कहीं पर जाकर इंटरसेक्ट करेगा. सो यहां से ये इंटरसेक्ट किया. सो ये है TF एंड ये है T0F. 0 जो प्योर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, एंड नॉर्मली जो TF है ये इम्प्यूरिटीज यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की इन्वॉल्वमेंट से जो सॉल्यूशन डेवलप हुई उसकी फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. तो इसके अंदर जो चेंजिंग हुई है वो डेल TF यानी चेंजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली क्या है?
जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखे थे, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट की भी तो कोई आइडियल डेफिनेशन होगी ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट basically the temperature at which the vapor pressure liquid state becomes equal to the vapor pressure of the solid state। यानी लिक्विड स्टेट की जो वेपर प्रेशर है एंड द सॉलिड स्टेट की वेपर प्रेशर है, वो दोनों जब इक्वल हो जाती है तो वही हो जाती है फ्रीजिंग पॉइंट। इसीलिए ना हमने प्योर सॉल्वेंट की, यानी सॉल्वेंट जो लिक्विड फॉर्म पर है, ठीक है, उससे सॉलिड फॉर्म पर जो इसकी जो प्योर फॉर्म है उससे इंटरसेक्ट किया, यानी इक्वल फॉर्म पर पहुंच गया, इसीलिए ना हमने इसको इंटरसेक्ट करवाया। सो ये है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज नथिंग बट at which temperature the vapor pressure of liquid state, जैसे आप देख सकते हो becomes equal to the vapor pressure of the solid state, becomes equal to the vapor pressure of, अब देखो ना सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो वेपर प्रेशर रिलेटेड है, पर ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम डिस्कस करेंगे ना सो वो वेपर प्रेशर से रिलेटेड नहीं होगी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, क्लियर। सो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है यहाँ से, सो ये डेल टी एफ बेसिकली क्या है, इन दोनों के डिफरेंस। सो डिफरेंस में क्या है, डेल जो T0F है वो हायर साइड पर है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो ज्यादा है। सो हम चेंजिंग इन करेंगे तो पॉजिटिव में लाना है। सो 0F यानी प्योर फॉर्म से कितना डेविएट किया है नॉन वोलेटाइल लिक्विड में, ठीक है। सो ये है डेल TF, चेंजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी एक्सपेरिमेंटली कुछ थ्योरीज इवॉल्व हुई है, जैसे पिछले बार हमने देखा था कि मोलालिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, राइट। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मोलालिटी। अब ये मोलालिटी जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। सो मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सो मोलालिटी एंड डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, फॉर्मूला को यहां पर हम लिख लेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो रिपीट आफ्टर मी, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अगर ग्राम पर दिया गया है तो हमें 100,000 से डिवाइड करना है उसे। न्यूमेरिकल करते वक्त ना ये चीज हमें ध्यान रखना है। जैसे टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड पर दिया गया हो तो हमें केल्विन पर कन्वर्ट करना है, वैसे ही अगर मास ग्राम पर दिया गया हो तो हमें उसे kg पर कन्वर्ट करना है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, क्लियर। सो अगर हम इस सिंबल को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर आया था एंड उसे हम क्या कहते हैं वहां पर यूबरियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर, बोलो यूबरियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। सो अभी हमें यहाँ पर जो KF आया है, सो इसे हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। सो KF इज इक्वल टू मोलर नहीं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट।
और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? अभी ये जो KF है इट डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, स्पेसिफिकली ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, सो K डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेसिकली नंबर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं, नॉट द नेचर ऑफ द सॉल्यूट्स, राइट। बट यहाँ पर KF यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, एंड KB जो इबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। ये दोनों ही डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, यानी कि सॉल्वेंट किस टाइप की है। अभी इसको अगर हम डेफिनेशन देख लेंगे अगर KF की, तो पिछले लेक्चर की तरह ही जैसे KB की आई थी ना, वैसे, क्योंकि वहां पर हमने मोलालिटी को जो था वो उसको 1 कर दिए थे। सो हम यहाँ पर भी सेम चीज कर सकते हैं, जैसे TF इज इक्वल टू KF इक्वल इंटू M है। अगर मोलालिटी टर्म को अगर हम 1 कर दे, सो डेल TF इज इक्वल टू KF आ जाएगा। सो इसका जो डेफिनेशन of KF del TF is equal to KF. So the freezing point of a solvent decreases, वहां पर क्या हुआ था, increases, क्योंकि डिक्रीजेस क्योंकि यहां पर आप देखो ग्राफ में ना, बेसिकली ग्राफ में जो TF यानी नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, वो नीचे के साइड पर है, यानी कि एक्स एक्सिस में T0 की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, सो इसीलिए वहां से डिवाइड करके जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे यानी लोअर इन टेम्परेचर में है, इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं डिक्रीजिंग। बट जब हम KB के यानी कि इबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट को कंसीडर करे थे ना, वहां पर हमने क्या देखा कि जो T0B की वैल्यूज है उससे ज्यादा है TB की, राइट। सो इसीलिए इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर था वहां पर, एंड यहाँ पर डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर है। गॉट इट? इसीलिए द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू जो है 1 mole of a non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent. Decreases, solvent decreases. One mole of a non-volatile solute. Non-volatile solute is dissolved in 1 kg of the solvent. ठीक है, तो ये है KF एंड द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन यानी कि कम हो रही है द टेम्परेचर, एंड वहां पर था एलिवेशन यानी कि इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। टर्म से पता चल जा रहा है ना कि क्या क्या बोला गया है, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे चैनल पर अलग से अपलोड होगी, सो यू मे चेक दोज वीडियोस एंड दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट योर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एबिलिटी। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी इस टर्म को अच्छे से जानने के लिए 2 एग्जांपल्स हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, आपने तो टर्म ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में सुने होंगे इन प्रीवियस क्लासेस, राइट। सो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे अभी कि वे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक। सो पहले हम डिफ्यूजन के बारे में जान लेते हैं। डिफ्यूजन डेफिनेशन क्या है इसका? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब इन सिंपल टर्म,
अगर आप एक वाटर में, ठीक है, इंक की ड्रॉप को देते हो तो आप देखोगे थोड़े टाइम बाद ना वो इंक पूरे वाटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, यानी यूनिक फॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हायर कंसेंट्रेशन ऑफ इंक जो लोअर कंसेंट्रेशन जो वाटर है उसके साइड पर फ्लो हुई है। ठीक है, ये एक सिंपल एक एग्जांपल है डिफ्यूजन की। सो डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है वो है मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे आप रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हो ना अपने रूम पर, तो आप देखोगे कि जब स्प्रे करते हो एक साइड पर स्प्रे करते हो तो वहां पर जो फ्रेशनर की कंसेंट्रेशन है ना वो ज्यादा होती है, राइट। थोड़े टाइम बाद चेकोगे ना तो फ्रेशनर की जो खुशबू है ना वो पूरे रूम पर स्प्रे हुई है। ये भी एक डिफ्यूजन की एग्जांपल ही है। मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम the origin of the higher concentration to the lower concentration। राइट, यहाँ पर एक सेटअप करेंगे हम जिससे एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चला कि ये डिफ्यूजन है या फिर ऑस्मोसिस है टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, सो यहां पर मान लो कि एक कंटेनर है। सो इस कंटेनर में मिडिल में एक मेम्ब्रेन है, एंड इस साइड पर, ठीक है, इस साइड पर कंसेंट्रेशन ज्यादा है एंड इस साइड पर कंसेंट्रेशन लो है। सो C1 इज ग्रेटर देन C2। C रिप्रेजेंट द कंसेंट्रेशन। ठीक है, सो यहां पर सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्यूट, सॉल्यूट पार्टिकल्स इस साइड से इस साइड पर मूव होगी एंड वहीं पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहां से यहां पर मूव होगी। दोनों पार्टिकल्स ही वापस में ना मूव हो सकती है थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि इससे जस्ट जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो आमतौर पर सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स होती है वो परमिट हो सकती है, ऐसा नहीं है। दोनों साइड से ही दोनों मॉलिक्यूल्स आर पार हो सकती है। सो आप देखोगे कि हायर कंसेंट्रेशन जो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पर हमने कंसीडर किया था, इस साइड से लोअर साइड कंसेंट्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उस साइड पर फ्लो हुई है। ठीक है, दोनों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यही तो नेचर का एक मेन फिनोमेना है कि सब कुछ बैलेंस रहे, राइट। सो ये है डिफ्यूजन बेसिकली। अभी हम देखेंगे ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्या है? एक सिंपल सेटअप से हम इसको समझेंगे। ठीक है, ये एक जार है, ठीक है। इस जार में मिडिल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी मतलब डिफ्यूजन में जो मेम्ब्रेन हमने यूज किया था वो था बोथ साइड परमिएबल। ठीक है, मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब किसी को परमिट करता है मूवमेंट में एंड किसी को परमिट नहीं करता है। गॉट इट? सो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में बस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही परमिट करता है, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्मॉलर इन साइज है। सो इस साइड जो C1 है एंड इस साइड जो C2 है, सो C1 इज ग्रेटर इन कंसेंट्रेशन देन द C2। सो इस साइड पर कंसेंट्रेशन ज्यादा है एंड C2 साइड पर कंसेंट्रेशन लो है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सॉल्यूशन लोअर कंसेंट्रेशन यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस साइड से इस साइड पर मूव करेगा।
सो स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स C2 सेक्शन से C1 के साइड पर मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि सेरिल परमिएबल मेम्ब्रेन है, सो बस ओनली परमिट करता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही, क्योंकि ये स्मॉलर इन साइज है। सॉलिड पार्टिकल्स को C1 के साइड से C2 के साइड पर नहीं जाने देगा, ना ही C2 के साइड से C1 के साइड पर आने देगी, ठीक है। सो सॉल्वेंट पार्टिकल्स C2, क्योंकि यहाँ पर कंसेंट्रेशन लोअर है, सो इसको बैलेंस करने के लिए सॉल्वेंट पार्टिकल्स C2 सेक्शन से जाकर C1 पर आएगी। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना होता तो C1 के साइड से जो हायर कंसेंट्रेशन साइड है, सो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो भी मूव करता C1 साइड से C2 के साइड पर, ठीक है। सो अभी ये जो थिंग है ना, ये बेसिकली ऑस्मोसिस है, ये ऑस्मोसिस है। एंड अनदर सेटअप, जैसे आप देखो कि यहाँ पर मिडिल में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, जैसे यहाँ पर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ड्रॉ किया है, वैसे ही यहाँ पर भी हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ड्रॉ कर लेंगे जो पोरस है, ठीक है। सो एंड दिस राइट हैंड चेम्बर, जहां पर बस प्योरली सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ना ही उसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स है। एंड यहां पर हमने एक 1 atm का प्रेशर दे देते हैं, क्योंकि दोनों के साइड पर भी प्रेशर क्रिएट होगा जो 1 atm के बराबर है, ओके। अभी इस साइड पर हम एक पिस्टन को यहां पर इंक्लूड करेंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड चेंबर में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, राइट। सो इस पिस्टन के सहायता से हमने यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। सो प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं, नॉर्मली क्या है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है टू बैलेंस दोज इक्वेशन, ओके। सो आप देख सकते हो कि इस साइड से सॉल्वेंट पार्टिकल्स आ रही है, पर अगर आप इस पिस्टन की सहायता से इस साइड के प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे तो इस एक्स्ट्रा प्रेशर के चलते ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है इस साइड मूव नहीं हो पाएगा, यानी कि हमने जो ऑस्मोसिस फॉर्म हो रहा था ना यहाँ पर, उसको स्टॉप कर दिया। सो जो इसको स्टॉप करने के लिए हमें प्रेशर क्रिएट किया है, यही है एक्चुअल में ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो यही है ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ में आया। इन राइट हैंड चेंबर पर हम यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल्स रखा है। ऑस्मोसिस का जो डेफिनेशन है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करता है सॉल्यूशन पार्टिकल्स की तरफ, सो नेचुरली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेगा राइट हैंड चेंबर से लेफ्ट हैंड चेंबर पर, जो ये C2 एंड ये C1, सो C2 से C1 की तरफ। पर C1 चेंबर पर अगर हम बाय एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करते हैं, सो ये जो टोटल चेंबर की प्रेशर है इंक्रीज हो जाएगा एंड मूवमेंट इस साइड नहीं होगी, सो स्टॉप हो जाएगी। सो जो ऑस्मोसिस नेचुरली ऑकर हो रही थी ना, उसे हमने स्टॉप कर दिया। तो जो प्रेशर हम क्रिएट करके इसको स्टॉप कर दिया एंड मूवमेंट को बस जीरो में फॉर्म कर दिया, जीरो में, -1 नहीं। अगर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते तो सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन के साइड पर है ना, वो मूव करता फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाती, ठीक है। बस हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को कंसीडर करना है, जो बेसिकली 0 है, यानी कि इक्वल, दोनों साइड पर इक्वल है। ना ही सॉल्वेंट के साइड पर कोई सॉल्वेंट की पार्टिकल्स सॉल्यूशन पर साइड के आएगी एंड ना ही सॉल्यूशन साइड की कोई सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साइड पर जाएगी। समझ में आया? दोनों ही इक्वल में बैलेंस्ड हो जाएगी। सो वही प्रेशर ऑस्मोसिस को रेजिस्ट करने के लिए जो हमने अप्लाई किया है एक्सटर्नली, वही है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। So the simple definition of osmotic pressure. Definition of osmotic pressure. Osmotic pressure क्या है? ऑस्मोसिस के जो मूवमेंट है उसे स्टॉप करने के लिए जो हम एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से दिए हैं,
वही है ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? सो द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, the net movement of solvent molecules from solvent, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कुछ एग्जांपल्स अब कमेंट पर लिखो। फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, solvent to solution can be stopped by applying some extra pressure, by applying some extra pressure। नॉर्मल प्रेशर जो 1 atm है उससे हमने ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया है ना लेफ्ट हैंड चेंबर पर, इसीलिए बोला कि अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर। ओवर द सॉल्यूशन साइड, ध्यान में रखना कि हम यहां पर बस सॉल्यूशन साइड पर ही एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया है, ओवरऑल चेंबर पर नहीं, राइट? इसीलिए ना मूवमेंट स्टॉप हुई है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पाई की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द मोलारिटी। पिछले जो लेक्चर्स में हमने कवर किया है, जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड जो वेपर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो सारे के सारे चीज जो मोलालिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट था, वही इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, स्पेशली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है मोलारिटी से, नॉट मोलालिटी। ओके, अभी इस मोलारिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है हम देख लेंगे। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा सॉल्यूट? सॉल्यूट जो, अभी एक चीज नोटिस करना कि हम यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में नहीं बोल रहे। पिछले जो 3 पॉइंट्स थे ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सारे के सारे में ना हमने यहाँ पर क्या इंक्लूड किया था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो बेसिकली लीटर पर, अगर किसी अनदर टर्म पर दिया गया है लाइक मिलीलीटर पर, डेसीलीटर पर, तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। जो न्यूमेरिकल करते वक्त बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, वरना गलती हो ही जाती है इसमें। सो अनदर टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज टेम्परेचर, जो केल्विन में हमें कंसीडर करना है। अनदर डिग्री लाइक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इसमें अगर दिया गया है कोई क्वेश्चन, सो उसे हमें बेसिकली केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, देन इसे सॉल्व करना है। सो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टी एंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एम। जब सो इसको अगर हम कंबाइन करते हैं, सो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एम टी, एंड इस टर्म को अगर रिमूव करते हैं, सो पाई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। सो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर हम जब देखे थे ना साइंटिस्ट, सो इसका जो वैल्यू है वो गैस कांस्टेंट के बराबर है। सो पाई इज इक्वल टू आर एम टी, ठीक है। अगर इसको रीअरेंज करें, सो पाई इज इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। सो इंडिविजुअली
पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एंड m मोलारिटी है। सो किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को राइट डाउन करते वक्त ना जो भी आप टर्म यूज कर रहे हो उससे साइड बाय साइड उसका आप किस तरीके से यूज किए हो ना उसे साइड बाय साइड राइट डाउन करना है। मोलारिटी R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट एंड T इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन, ओके। सो आप यहां पर देख सकते हो, पर हाँ इंपॉर्टेंटली और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट R की जो वैल्यू है ना हमें यहाँ पर 8.314 जूल मोल पर मोल केल्विन की जो टर्म है ना उससे यहाँ पर यूज नहीं करना है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर के हिसाब से यानी कि प्रेशर के हिसाब से हम कंसीडर करें सो इसका अनदर एक वैल्यू होती है जो है 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। उसे यहाँ पर हमें कंसीडर करना है कोई भी न्यूमेरिकल करते वक्त। आप यहाँ पर मोल्स की टर्म पर जो वैल्यू था ना 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स उसको आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर के टर्म पर किया जा रहा है, इसलिए प्रेशर टर्म जैसे हम यहाँ पर ओवर का जो वैल्यूज है वो पुट करते जा रहे हैं। देखो 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो इसका जो वैल्यू होता है 101 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। अभी ये 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर स्पेस में जितना न्यूटन डायरेक्टली प्रेशर क्रिएट करती है वही तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, राइट। सो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1.01 बार एंड यही इक्वल टू 760 मिलीमीटर पर इंच, ठीक है, एंड यही है 1 टॉर। सो किसी भी पैरामीटर पर अगर आपको दिया गया हो तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। सो 760 टॉर एंड यहां पर जो R का वैल्यू है वो हम कंसिडर करेंगे 0.082 लीटर एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मोल इनटू केल्विन, ठीक है। एंड अनदर थिंग, कोई भी न्यूमेरिकल करते वक्त इसके साथ जो यूनिट है उसे भी लिखते जाना है, क्योंकि ये भी वापस में ना कैलकुलेशन होगा, जब फाइनल यूनिट रिजल्ट आती है यूनिट के साथ ही आएगी, फिर आप यूनिट को प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो कुछ एडिशनल थिंग जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ओके। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैंने पहले ही बोला था कि टेम्परेचर एंड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है केमिस्ट्री में। सो अगर आप प्रेशर को कंसीडर कर रहे हो तो आपको टेम्परेचर को फिक्स रखना है, अगर टेम्परेचर को कंसीडर कर रहे हो तो आपको प्रेशर फिक्स रखना है, दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ कर नहीं सकते हो, ठीक है। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इसका जो डेफिनेशन होता है वो टू सॉल्यूशन हैविंग same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution. For an example, 0.9% mass by volume की एक saline solution of NaCl है, ठीक है। ये जो solution है ये normal saline solution है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो ये बस लिमिट करेगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। सो 0.9% मास पर वॉल्यूम, इसके हिसाब से एक सैलाइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl अगर हम खाते हैं, ठीक है, सो सेल में ये आइसोटोनिक हो जाएगी, यानी कि दोनों साइड पे ही बैलेंस हो जाएगी। अगर हम ये 0.9%
मास बाय वॉल्यूम की हिसाब से कंसेंट्रेशन थोड़ा इंक्रीज हो जाती है, तो फिर क्या हो जाएगी, फिर सेल के अंदर के जो वाटर है वो बाहर के साइड आ जाएगी, इसीलिए सेल सिकुड़ जाएगी, यानी श्रिंकिंग होगी। फिर जो सेल है वो खत्म हो जाएगी, इसीलिए सेल इस जो सॉल्यूशन इंक्रीजिंग 0.9% मास पर वॉल्यूम की कंसेंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं, फिर जो सॉल्यूशन होगी वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होती है। गॉट इट? अगर हम 0.9% मास पर वॉल्यूम की सॉल्यूशन अगर डिक्रीज करते हैं, कंसेंट्रेशन को थोड़ा डिक्रीज करते हैं, तो तब क्या होगी, तब बाहर से सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो सेल के अंदर चला जाएगा, फिर सेल स्वेलिंग मतलब सेल मोटा होता जाएगा, फिर वो एक टाइम पर फट जाएगा। फिर ये जो सॉल्यूशन है इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3 टर्म जो ऑस्मोसिस से रिलेटेड है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 1 है आइसोटोनिक, 2 है हाइपरटोनिक एंड 3 है हाइपोटोनिक। क्लियर? आइसोटोनिक क्या है, जब दोनों साइड की ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, सो वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक वो है जब बाहर के साइड की जो सॉल्यूशन है उसके कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो। ठीक है, सो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। एंड हाइपोटोनिक जो आइसोटोनिक से डिक्रीजिंग है। सो कंसेंट्रेशन फैक्टर में ये सारे के सारे टर्म आ गई है ऑस्मोटिक प्रेशर में। क्लियर? अभी एक अनदर टर्म है जो है रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन में हम आरओ की यूज करते हैं ना, तो आरओ एक्चुअल में रिवर्स ऑस्मोसिस ही है। तो इसका जो एक सेटअप जैसे हमने पिछले टाइम पर किया है ना, उसे एक बार देख ले। देखो यहाँ पर हमने ना C1 चेम्बर पर, जैसे यहाँ पर कंसेंट्रेशन ज्यादा ही है, सो यहाँ पर हमने एक्सटर्नली एक पिस्टन के सहायता से प्रेशर को ज्यादा क्रिएट किया है। सो अगर ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर इसको और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं तो ये सॉल्यूशन पार्टिकल्स, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो इस साइड से मूव होकर सॉल्वेंट पार्टिकल्स यानी कि C2 चेम्बर पर आ जाता है। सो जो प्रेशर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल्स को सेमी मेम्ब्रेन पार्टिकल्स चेम्बर से सॉल्वेंट के साइड मूवमेंट करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, वही हो जाती है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन के साइड आती है, एंड रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्यूशन की सॉल्वेंट पार्टिकल्स जब सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट के साइड आती है। राइट? क्लियर? सो ये रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के ऑपोजिट। सो ये रिवर्स ऑस्मोसिस की कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इस टाइप के केसेस में। ठीक है, सो बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच वाटर इज फोर्स्ड थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, जिस साइड पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन हाई है, ठीक है, टू लो सॉलिड कंसेंट्रेशन, यानी सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन जिस साइड पर इंक्रीज है, by applying pressure greater than the osmotic pressure, तभी ना रिवर्स ऑस्मोसिस क्रिएट होगी। सो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस की सिंपल सा डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में जाने हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द Van't Hoff factor and degree of dissociation and degree of association. If this video helps you to clear the concept, then do like this video and subscribe this channel. And next video में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।